हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे चैनल पे। तो हम कुछ पीवाईक्यूज देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं उसके आगे का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मध्य वर्ग के कुछ अंश श्रमिक वर्ग में प्रभावशाली रूप से आत्मसात हो जाते हैं? पूंजीपतिकरण, सर्वहाराकरण, विमुक्ता या समरसताकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वहाराकरण के माध्यम से कुछ अंश मध्यम वर्ग के कुछ अंश श्रमिक वर्ग में शामिल हो जाते हैं। अगला है, वेतन और काम की सुविधाओं को लेकर एक कारखाने में मजदूरों तथा प्रबंधकों के बीच झगड़ा चल रहा है। मेज पर बैठकर संवाद के जरिए मजदूरों तथा प्रबंधकों के प्रतिनिधियों ने झगड़ा निपटाने का भरसक प्रयास किया। बहुत कोशिशों के बावजूद वे असमर्थ रहे तथा फलस्वरूप ये सरकार के हस्तक्षेप करना पड़ा। तो उपरोक्त मामलों में औद्योगिक विवादों को निपटाने के दो तरीके सम्मिलित हैं, वह कौन कौन से हैं? तो समझाना बुझाना या न्याय निर्णय, मध्यस्थता एवं सामूहिक सौदेबाजी, न्याय निर्णय एवं मध्यस्थता, तो सामूहिक सौदेबाजी या समझाना बुझाना। तो संवाद, जो मेज पर बैठकर संवाद करना या समायोजन करने के बराबर था। क्या? समायोजन या समझाने बुझाने के बराबर था। वहीं जब वे सरकार के पास जाते हैं अर्थात कोर्ट के पास जाते हैं तो वह न्याय निर्णय से संबंधित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, समझाना बुझाना और न्याय निर्णय। तो यहाँ समझाना बुझाना को हम समायोजन से भी कंसीडर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थात किसने कहा है कि आधुनिक भारत के उद्योग आधुनिक भारत के लिए मंदिर हैं? तो यह किसने कहा है कि उद्योग आधुनिक भारत के लिए मंदिर है? अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या एस राधाकृष्णन? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि उद्योग आधुनिक भारत के लिए मंदिर हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संस्थाएं दी हैं और सूची 2 में उनसे जुड़ी हुई जनजातियां दिया हुआ है। तो यहाँ पे है पोर्टलैच। तो पोर्टलैच हमारा किससे जुड़ा होता है? या क्वाटिल, कहीं क्वाकिल उत्तल ना क्वाटिल कहीं कहीं दिया रहता है। गिन्ना, जो गिन्ना जैसी संस्था कहाँ पाई जाती है? तो गिन्ना हमारा नागा जनजाति में पाया जाता है। कुला जो कि ट्रोबियांड द्वीप समूह या ट्रोबियांड निवासियों के रूप में देखा जाता है उनके पास कुलाबी में। और वहीं प्रतीक जो है हेटीवासी जनजाति में पाई जाती है। तो एक बार पोर्टलैच जो हमारा क्वाटिल जनजाति में पाई जाती है, गन्ना नागा जनजाति में, कुला हमारा टोबियांड के जनजाति में पाई जाती है। और टोबियांड के द्वीपवासियों का अध्ययन किसने कहा है? मैलिनोवस्की ने किया है। और अगला प्रतीक जो है हेट्टीवासी जनजाति में पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा 4 1 2 3 2। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 1 2 3, तो सी। अगला है, मूल्य तंत्र का अर्थ है। तो मूल्य तंत्र का अर्थ क्या होगा? उत्पादों द्वारा मूल्य का परिचालन, उपभोक्ताओं द्वारा मूल्य का परिचालन या मूल्य निर्धारण करने वाली बाजार शक्तियों का स्वतः प्रवर्तित गतिविधि या विनियमित बाजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मूल्य तंत्र के अंतर्गत मूल्य निर्धारण करने वाले बाजार की वे शक्तियाँ होती हैं जो स्वतः परिवर्तित गतिविधि के अंतर्गत होती हैं। अगला है, क्रोनी पूंजीवादी में प्राधान्य होता है। जो क्रोनी पूंजीवादी या पूंजीवाद का प्रकार है, तो इसमें क्या प्रधान होता है? तो मध्य स्तरीय उद्योग, शक्तिशाली व्यापारिक परिवार या साझेदारी वाली कंपनियां या यंत्र चलित खेती करने वाले भूस्वामियों के शक्तिशाली समूह। तो क्रोनी पूंजीवाद के अंतर्गत साझेदारी वाली कंपनियां होती हैं। या साझेदारी वाली कंपनियों से मतलब अर्थात है जो शेयर के माध्यम से आम लोग भी जुड़े हुए हैं, उस तरह की कंपनियां क्रोनी पूंजीवाद के अंतर्गत सम्मिलित होंगी। जैसे कि आज आप एप्पल आदि जैसे कंपनी का शेयर खरीद कर उसमें कुछ परसेंट के लिए मालिक बन जाते हैं, उस प्रकार की कंपनियों का अधिकता देखी जाती है क्रोनी पूंजीवाद में। अगला है, सूची 1 में अवधारणा दिया है, सूची 2 में विद्वान है। तो उससे संबंधित अवधारणा और विद्वान को देखना है। तो आइए देखते हैं। पहला है समजातिक परिस्थिति तंत्र। तो समजातिक पारिस्थितिकी तंत्र की बात कौन करता है? रॉबर्ट पार्क। इसके बाद दिया है, एक गांव एक गणतंत्र की बहाती है। तो गांव को गणतंत्र किसने कहा है? तो यहाँ पे सीधा सीधा चार्ल्स मैटकाफ दिया है, तो इसका हो जाएगा 2। उपनगरीय समूह, तो उपनगरीय समूहन की बात करते हैं पैट्रिक गिब्स। अगला है, जग दिखावे के लिए उपभोग अर्थात बिलासी वर्ग की चर्चा कौन करते हैं? तो थर्स्टीन वेबलन है जो कि बिलासी वर्ग की चर्चा करते हैं।
अर्थात दिखावे के लिए विलासी भौतिक वस्तुओं का उपभोग करना थर्स्टीन बेवरन ने विलासी वर्ग में सम्मिलित किया है। तो इसका हमारा हो जाएगा लास्ट यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 4 2 1 3। अगला है नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? जब विदेश से आए प्रवासी वहां रहने लगते हैं, या जब फैशनेबल पड़ोस का नगरीय पुनरुत्थान होता है, या जहां सीमांतीय समूह रहने लगते हैं, या जहां वयोवृद्ध लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जहां फैशनेबल पड़ोस का नगरीय पुनरुत्थान होता है उसे भद्रलोकीकरण कहते हैं। अगला, निम्नलिखित अवधारणाओं पर विचार कीजिए। गरीब की संस्कृति, नगरीयता जीवन शैली के रूप में, क्षेत्र का सिद्धांत, लोक नगरी निरंतरता या विश्वव्यापी। तो यहाँ पूछा है उपरोक्त अवधारणाओं का सही कालक्रम क्या होगा। तो सबसे नया कंसेप्ट जो है वह विश्व व्यापी नगर है, तो इसमें ए ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहले आया है गरीब की संस्कृति ऑस्कर लेविस द्वारा। तो एक और हमारा पहले एक आएगा और लास्ट में 5, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसका क्रम क्या होगा कि सर्वप्रथम हमारा गरीब की संस्कृति आएगा, उसके बाद क्षेत्र का सिद्धांत, नगरीय क्षेत्र का सिद्धांत, उसके बाद नगरीयता की जीवन शैली के रूप में लुईस वर्थ ने दिया है, ऑस्कर लेविस ने गरीब की संस्कृति दिया है, और वहीं लोक नगरी निरंतरता रॉबर्ट रेडफील्ड की है, और विश्वव्यापी नगर जो है वालर स्टीन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है? तो सर्वप्रथम मानक क्या होता है? तो शहर का परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक होता है आबादी का घनत्व। उसके बाद तब अन्य मानकों को देखा जाता है, जैसे गैर कृषि क्रियाकलापों में नौकरी की उच्च अर्थात औद्योगिकरण, या जो कृषि से रिलेटेड अन्य कार्य के किसी को छोड़कर अन्य कार्य जो किया जाता है, या गैर कृषि क्रियाकलाप में कितने ज़्यादा लोग संलिप्त हैं उसे देखेंगे। ऊंची साक्षरता दर पाई जाती है नगरों में, यह भी देखा जाता है। और मलिन बस्तियों की भी उद्धतियाँ नगर में पाई जाती है, लेकिन परिभाषित करने के लिए सर्वप्रथम हम घनत्व का प्रयोग करते हैं। अगला है समाज निर्जातीय समुदाय के सदस्यों वाली नगरीय मलिन बस्ती, यहाँ पेट्रो दिया है तो यह घेट्टो होगा। क्या? घेट्टो कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस बार निम्नलिखित में से किस निजाती बस्ती के लिए किया गया है? तो इसमें पूछा है कि सर्वप्रथम घेट्टो शब्द जो है किस निजाती बस्ती या निजाती प्रजाति के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया, क्योंकि इजराइल जो कि यहूदियों का राज्य था, वहाँ पर युद्ध के कारण वहाँ पर उनको निकाल दिया गया था। तो यह अभी भी आज के समय भी सर्वाधिक रूप से प्रवासी के रूप में विद्यमान है, और जहाँ रहते हैं तो उन्हें उनकी बस्तियों को घेट्टो कहा जाता है। क्या? घेट्टो। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिए गए कूटों के अनुसार पहले में दिया है उद्योग, दूसरे में उसकी संबंधित विशेषता। तो यहाँ कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग जो होता है वह हमारा श्रम प्रागड़ता अर्थात श्रम अधिक देखा जाता है। पेट्रोल उद्योग, पेट्रोल उद्योग में पूंजी की लागतता अधिक होती है। बैंक उद्योग जो होती है, बैंक जो होती है लोगों को क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है। और वहीं डॉट-कॉम उद्योग पर लोचशील श्रम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक जनसांख्यिकी निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया है? तो सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर, आयु एवं लिंग रचना पे, कुल, परिवार, विस्तृत नातेदारी, सामाजिक संरचना आदि के रूप में, या सामाजिक संस्थाओं के रूप में संरचनात्मक लक्षण। तो यह सभी जनसांख्यिकी में देखे जाते हैं, अर्थात सामाजिक जनसांख्यिकी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारत की जनसांख्यिकी आयु स्तंभ सूची पर आधार व्यापक और अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार जिससे दृष्टिगत होता है। इससे दृष्टिगत क्या होता है? किशोर और बाल जनसंख्या का बृहद अनुपात, किशोरों का
बृहद अनुपात, वयोवृद्धों का लघु अनुपात, बाल तथा वयस्क जनसंख्या का बृहद अनुपात, और डी ऑप्शन है वयोवृद्ध एवं बाल जनसंख्या का बृहद अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि किशोरों का बृहद जनसंख्या अनुपात, वयोवृद्ध का लघु अनुपात। भारत की जनसांख्यिकी आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक और अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार किशोरों का बृहद अनुपात एवं वयोवृद्ध का लघु अनुपात शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में भारत में मृत्यु और जन्म दर की क्षमता दी गई है और सूची 2 में जनसंख्या वृद्धि के चरण दिए हैं, तो इसे सुमेलित करना है। अगला है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1921 से पहले मृत्यु एवं जनन क्षमता बहुत अधिक थी, तो उसे किस स्तर पर देखा जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1921 से पहले जो जनन क्षमता दर थी वह बहुत अधिक थी, दोनों अधिक थे, तो उच्च अस्थायीकरण अर्थात जितना जन्म लेते थे उतना ही मृत्यु होती थी, इसलिए अस्थायीकरण बना होता था, अर्थात समानता बनी हुई रहती थी, बैलेंस बना हुआ रहता था। लेकिन 1900 बाद के जनन क्षमता दर में बहुत ऊंचे स्तर पर रही, किंतु मृत्यु दर घटने लगी। तो मृत्यु दर घटने लगी, यह पूर्व विस्तारणशील स्तर था, मतलब विस्तार होना, जनसंख्या का विस्तार होना चालू हो गया था क्योंकि मृत्यु दर घटने लगा था। अगला है, 1971 से 81 के बीच जनन क्षमता दर घटने लगी, लेकिन मृत्यु दर तेजी से घटी, तो यह क्या था, तो यह उत्तर विचारशील अर्थात पूर्व के बाद उससे अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई, तो इसे उत्तर विस्तारशील चरण के रूप में देखा है। लेकिन 1986 में मृत्यु दर बहुत लघु स्तर पर स्थिर बनी हुई, लेकिन धीरे धीरे जनन क्षमता भी धीरे धीरे अधिक घटी है, तो इसे मंद अस्थायी चरण, मंद अस्थायी चरण अर्थात जितनी कम मृत्यु दर थी उतना ही कम जन्म दर भी हो गया था, इसे मंद अस्थायी चरण की ओर का है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि 1921 से पहले जो मृत्यु एवं जनन दर क्षमता बहुत अधिक थी, तो इसे उच्च अस्थायी चरण कहा गया है, और 1921 के बाद जनन क्षमता दर ऊंचे स्तर पर रही, लेकिन मृत्यु दर घटने लगी, तो ऐसे पूर्व विस्तार अर्थात जनसंख्या का विस्तार होने वाला एक चरण माना गया, प्रथम चरण माना गया। वहीं 1971 और 81 के बीच जनन क्षमता दर घटने लगी, लेकिन मृत्यु दर तेजी से घटी, तो इसे उत्तर विस्तारशील चरण माना गया। और जब 1986 से मृत्यु दर बहुत लघु अर्थात मृत्यु दर भी कम हो गई और जनन क्षमता भी बहुत कम हो गई, तो उसे मंद अस्थायी चरण कहा गया है। अगला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, भारत में छोटे आकार वाले शहरों की तुलना में वर्ग ए के शहरों में उच्चतर दर में वृद्धि हो रही है। केवल इन्हीं शहरों में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या का 50% से कम लोग बसते हैं, या भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक लोग बसते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि तुलना वर्ग एक के शहर हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे सिटीज़ हैं, उनमें अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, और यह कुल नगरीय जनसंख्या के लगभग 60% कुछ वर्ग एक के शहरों में ही देखे जाते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दर दिया है और उससे जुड़े हुए माप यहाँ भाप दे दिया है, तो माप है, तो सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। पहला दिया है जनन दर क्षमता, तो जनन दर क्षमता के अनुसार हम बाल महिला अनुपात का पता लगाते हैं। मृत्यु दर से क्या होता है, मृत्यु दर जो होता है वह अशोधित मृत्यु दर क्या पता चलता है, और अप्रवास से क्या होता है, दबाव एवं कर्षण का माप होता है, कहाँ पर दबाव ज़्यादा है जिसके कारण अप्रवास हो रहा है। क्रिया दर से यहाँ पे तात्पर्य होगा आर्थिक निर्भरता एवं अनुपात। तो आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प में दिया है तो 2, 4, 1 था हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी बी दे दिया है, डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमवार प्रवचन को परिभाषित करता है, अर्थात क्रमवाइज प्रवचन या प्रवसन हो रहा है। तो सामान्य मूल क्षेत्र एवं समान गंतव्य स्तर वाले प्रवासियों का निकाय, या माता पिता और पति के बाद बच्चों एवं पत्नियों द्वारा प्रवचन, भरण पोषण क्षेत्र के पूंजीवादी क्षेत्र की ओर जनसंख्या का प्रवचन, या प्राकृतिक आपदाओं या तीव्र राजनीतिक उथल पुथल के उपरांत जनसंख्या का प्रवचन।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्रमवार, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवचन कहाँ हो रहा है, तो माता पिता और पति के बाद बच्चों एवं उनके पत्नियों का भी प्रवचन होना, पीढ़ी 2 पीढ़ियों का प्रवचन होना क्रमवार प्रवचन को परिभाषित करता है। अगला है, भारत में जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य इसका प्रमुख कारण हो सकते हैं? पहला, सामाजिक राजनीतिक अव्यस्तताओं से समग्र सामाजिक आर्थिक विकास पर दबाव पड़ना। दूसरा है, पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती रही है, या देश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर निर्भर है, या कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात काफ़ी कम है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पूछा गरीबी बढ़ने का सर्वाधिक कारण क्या है, तो निर्माण पूंजी दर जितना अधिक बढ़ रही है उससे कहीं अधिक गुना तीव्र से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जिससे जनसंख्या की आपूर्तियों की पूर्ति नहीं हो रही है, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, जिससे गरीबी बढ़ रही है। अगला कथन है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर कर देगा? 2010 तक, 2055 तक, 2035 तक, या 2045 तक? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है उसका लक्ष्य उन्होंने 2045 तक यह रखा है कि वह जनसंख्या जितना वृद्धि दर होगा उतना मृत्यु दर के बराबर ही जनसंख्या वृद्धि दर होगी, इसे कंट्रोल करने की बात कही गई है। अगला है, सूची 1 में सिद्धांत दिए हैं, सूची 2 में विचारक के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में हमारे सिद्धांत क्या है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद जो कि बहुत फेमस है, कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है। अभिजन का परिभ्रमण यह विल्फ्रेडो पैरेटो से जुड़ा है। सर्वोपयुक्त उत्तरजीविता, तो यहाँ पर सामाजिक उत्तरजीविता की बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन होंगे। निश्चित सुसंगत एवं विषम जातीयता, तो निश्चित सुसंगत एवं विषम जातीयता की बात कौन करते हैं? स्पेंसर कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3, तो 2, 1, 4, 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं जो लोगों के छोटे समूह को हाथों में अंतोगत्वा शक्ति आने के लिए प्रकार्यात्मक रूप से आवश्यक होता है? तो यहाँ उस सिद्धांत के बारे में पूछा है जिसमें कुछ छोटे समूहों के हाथों में शक्ति या सत्ता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पतंत्र का लव नियम। अल्पतंत्र का लव नियम, इसके अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि जो कि शक्ति है कि छोटे और अल्प समूहों के पास ही होती है। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्ता का केंद्रीकरण निम्नलिखित में से किसके साथ मेल खाता है? नेता विहीन समाज, समाज में से श्रम विभाजन, या सामाजिक जीवन की तर्कसंगतता, या नियम आधारित व्यवस्था? तो यहाँ पूछा है सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण अर्थात किसी एक के पास का सत्ता होना। तो यहाँ पे नेता विहीन समाज की बात ही नहीं होगी, सत्ता जहाँ होगा वहाँ नेता तो होना ही होना है, कोई ना कोई नेता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। समाज में श्रम विभाजन भी होगा, सामाजिक जीवन में तर्कसंगतता भी होगी, नियम आधारित व्यवस्था भी पाई जाएगी इसमें। चलिए तो यहाँ पूछा है कबीले के प्रधान के पास कैसी शक्ति होती है? तो यह क्वेश्चन नंबर 77 है। तो कबीले के प्रधान के पास कैसी शक्ति होती है? तर्कसंगत विधिक शक्ति, चमत्कारी शक्ति, पारंपरिक शक्ति, या जादुई सत्ता? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पारंपरिक सत्ता होगी। तो तर्कसंगत या विधिक सत्ता जो होती है, जो कि आधुनिक समाजों की एक विशेषता है। चमत्कारिक सत्ता जैसे हिटलर, लेनिन, ये सब हैं। और पारंपरिक सत्ता जैसे राजा पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको सत्ता का प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व आधुनिक राजनीतिक प्रणाली में नेता अपनी प्रभुता को प्रयोग करने हेतु किस प्रकार के समर्थन प्राप्त करता है? अपनी सफलता के जरिए समर्थकों को लाभ दिलवाकर, प्रतिरोधियों का प्रदश्रेणी में फूट डालकर, या लाभों को वापस लेने की धमकी देकर? तो यह तीनों कथन है कि आज के समय में जो राजनीतिक प्रणाली है यही सब चल रहा है। तो यह हमारा 1, 2, 3 तीनों सही हैं कि वह अपनी प्रभुसत्ता को दिखाने के लिए इन क्रियाकलापों को करता है। यह वर्तमान की स्थिति भी यही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ सामान्य अर्थों में नैतिक, तो
तो सामान्य अर्थों में नैतिक का मतलब क्या हो जाएगा? सामान्य अर्थ में जो नैतिकता होती है अर्थात सभी के लिए होती है, वह कठोर सिद्धांतों पर आधारित होती है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की नैतिकता किस प्रकार से संबंधित होगा? तो व्यक्तिगत जो नैतिकता होती है वह आत्मार्थ कथी अर्थात स्वयं के सिद्धांत से संबंधित होता है। या तर्कसंगत विधिक प्रतिमान, तो तर्कसंगत विधिक प्रतिमान जो होगा वह समाज में प्रतिमान एवं स्वीकृति जो सामाजिक प्रतिमान और स्वीकृति समाज के द्वारा स्वीकृत प्राप्त शक्ति होगी। और अगला क्या है? जादुई ज्योतिषिक व्यवहारशीलता, तो यह आचरण एवं अनुष्ठान पे होता है या किसी व्यक्ति का आचरण होता है जो ज्योतिष होता है, वह उसके आचरण, ज्योतिष विद्या जो है एक व्यक्ति के विशेष आचरण से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3, 4 और 2, 1। तो आज का आखिरी प्रश्न होगा 80। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। विधिकता, नियमहीनता, हिंसा या वसीयतनामा तो वैधता के अभिन्न अंगों में शामिल होता है। तो वैधता के अभिन्न अंगों में क्या शामिल होता है? पहला विधिकता, और हिंसा तो शामिल नहीं होगा कि हिंसा को वैध नहीं माना जाता है, तो निगलेक्ट हो जाएगा 2 और सी और डी ऑप्शन। दूसरा वसीयतनामा, वसीयतनामा जो कि एक है कि कोई पिता पुत्र अपने वसीयत में यह दाखिल कर देता है कि यह हमारा उत्तराधिकारी यही होगा, तो यह भी वैलिडिटी को अंग के रूप में नहीं देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। एक होता है नियमति,